जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अल्फा सीरीज का, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। यहां मैं आपको डेली अल्फा सीरीज के थ्रू आपको एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं। हालांकि अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर सेशन है, जहां हम डेली रात को 8 बजे प्रैक्टिस करते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम सर्कुलर मोशन के बढ़िया लेवल के छोटे छोटे या अच्छे अच्छे सवाल, मतलब बेसिक्स भी, मीडियम लेवल के सवाल भी, जो एग्जाम की डिमांड रहती है इस चैप्टर से, उस लेवल के सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है? हाँ भाई, आज अग्निवीर वायु एग्जाम का पता लग गया। हाँ बिल्कुल, सिटी के नाम आ गए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हाथ में कॉपी और पेन निकाल लो और शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन में। सबसे पहला सवाल, चलो पहला सवाल, with what minimum speed a bucket full of water may build in a vertical circle of radius 1.25 meter so that water does not fall। पानी से भरी हुई एक बाल्टी को 1.25 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त पर कम से कम किस चाल से घुमाया जाए कि पानी न गिरे। ठीक है, आजकल तुमने वाटी पर शॉर्ट्स तो देखे होंगे लोगों के, वही एक वर्टिकल सर्कल में, मतलब जैसे हमने एक बाल्टी पकड़ी और आराम से ऐसे करके घुमाया, तो हम इसको, इस बाल्टी को जो मैं घुमा रहा हूं, समझो मेरे हाथ में बाल्टी है और बाल्टी को जब मैं जिस स्पीड से घुमा रहा हूं तो कितनी स्पीड से घुमाऊं जिससे कि पानी ना फैले। आप ध्यान से देखते होंगे कि अगर आप अपने हाथ में बाल्टी लेना, अगर उस स्पीड को कम कर देना तो पानी फैल जाता है। ठीक है, तो अब स्पीड को ज्यादा रखते हैं तो पानी नहीं फैलता। तो वही पूछ रहा है आपसे कि बताइए वाटर ना फैले वो स्पीड बतानी है आपको, 2.5, 3.5, 4.5 एंड 6.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो वर्टिकल सर्कल की यार सीधी सी कहानी, आंसर क्या होगा बताओ पहले, फास्ट जल्दी से। ये रहा, ये मान लेते हैं सर्कल है वर्टिकल, और देखो ये इसका टॉप पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट, और इसका ये बॉटम है, द टॉप पॉइंट, ये मिड पॉइंट, और दिस इज द बॉटम पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ना? हम जानते हैं बेटा टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, बताओ वो कितनी होती है? √gr। यहां पर मिड पॉइंट पर कितनी होती है? √3gr वर्टिकल सर्कल में। बॉटम पर कितनी होती है? √5gr। अगर आपसे देखो, सवाल को पहले समझना, अगर आपसे सवाल में पूछता कि बताइए बॉटम पर उसकी बाल्टी की स्पीड क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो √5gr लगा के, या फिर मिड पॉइंट पर क्या होगा तो ये लगा के, टॉप पॉइंट पर क्या होगा तो ये लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपसे ये उसने नहीं पूछा है कि भाई किस पॉइंट पर क्या होगा, उसने तो पूछा कि बताइए पानी ना गिरे वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जहां पर इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपको 1.25 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखो लगा दो सिंपल सा, ये √gr। ठीक है, तो v बराबर √gr, तो g की वैल्यू आप 9.8 ले लो या 10 मान लो, r की वैल्यू 1.25। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा? 12.5, सॉरी एक मिनट 12.5 ही आ जाएगा, लगभग 12.5। अब ऑप्शन देख लो, 3 3 9 4 4 16, यानी 4 4 16 रूट में निकालोगे 4 तो 3 ही, यानी समथिंग 3.5 आएगा। ये ऑप्शन आएगा रूट में जब सॉल्व करोगे इसको, तो 3.5 मीटर पर सेकंड रही होगी। क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? क्लियर है? तुम लोग सवाल सॉल्व करते नहीं हो और तुम हल्ला मचाते हो, प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन। और जब तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेशन आ जाता है तो तुम पता है क्या कहते हो? हैप्पी बर्थडे, मेरा पासवर्ड भूल गया हूं, मुझे नींद आती है, मैंने खाना नहीं खाया तो क्लास कैसे करूं, मतलब ये स्थिति रहती है तुम्हारी। और जब प्रैक्टिस सेशन, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेशन बीच में बंद कर देता हूँ, यही रीजन और कोई कारण नहीं है। और यही आप चाहते हो तो मैं कल से बंद कर दूंगा। प्रॉब्लम आपकी यही है, आप कभी इस प्रैक्टिस सेशन का लाभ नहीं उठाते हैं, बेनिफिट उठाते नहीं है आप लोग, उठा ही नहीं पाते आप लोग। आप क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं।
हाथ में, अरे मैं बोल रहा हूं, मैं कल से बोला आपको सर्कल कराया जाएगा, तो क्यों आप लोग सर्कल की प्रैक्टिस पहले नहीं करते कंसेप्ट की? आपको फॉर्मूले पता नहीं होते हैं, कैसे कर लोगे आप ट्राई भी नहीं करते। क्लास में तुम्हें सब चीज याद आती है, इसी में तुम्हें रोना याद आता है, घर के तुमसे कुछ कह रहे हैं वो याद आ जाता है, तुम्हें कोई छोड़ के चला गया वो इसी क्लास में सब पूरी कहानी तुम्हें, तुमने जो किया है पूरे दिन में वो यहीं आके रोना रोना होता है तुम्हें, यही और कोई कारण नहीं है। और यही कारण है कि मैं क्लास मतलब बीच में स्टॉप मतलब बंद कर देता हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता है, फिर तुम लगातार फिर कमेंट पे कमेंट करते हो, पढ़ते हो नहीं तुम। अरे स्पैमर हो कि पढ़े स्टूडेंट हो तुम लोग? बता रहा हूं, इतनी आंखों में से ढीढ़ निकलेंगी, कौवा जग जाएंगे, बता रहा हूं तुम्हें, अगर नहीं पढ़े तो। 13 तारीख को पेपर है और मजाक मत बनाओ अपने आप को। अरे तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा वो अलग चीज है, ट्राई तो कर सकते हो ना। और अभी भी तुम मतलब तुम्हारे लेवल से बाहर तो है नहीं, तुम्हारे लेवल का सवाल है, तुम्हारे कंसेप्ट का सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड सवाल हो, वो तो है ही नहीं, तुम्हारे लेवल का सवाल है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट पढ़ो सवाल को। अ बकेट tied at the end of 160-meter long string is held in a vertical circle, ठीक है, with constant speed. What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill when the bucket is at the highest position? देखो वही सेम कहानी है। 1.6 मीटर लंबाई की डोरी के सिरे से बंधी हुई एक बाल्टी को स्थिर चाल से ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाता है। वह न्यूनतम चाल क्या है जिससे कि उच्चतम बिंदु पर बाल्टी को पानी ना गिरे? सेम कहानी है। देखो इसमें आपसे पूछा टॉप पॉइंट पर, तो कंडीशन क्या लगा दोगे? रूट जी यार, बस हो गया सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना कहानी? और मैं इसलिए इसी टाइप का सेम सवाल लेके आया हूं ताकि आप की प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। वही है, देखो एक डोरी है ये रही, 1.6 मीटर लंबाई की डोरी के एक सिरे से बंधी हुई एक बाल्टी है, तो डोरी है, ठीक है। और टॉप पॉइंट पर पूछ रहा है, ये रही टॉप पॉइंट, ये डोरी रही, डोरी की लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर, ये मान लेते हैं बाल्टी है। एक मिनट, ठीक है, ये रही बाल्टी, टॉप पॉइंट पर बाल्टी ऐसे, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम? रूट जी आर, आर कितना? 1.6, जी की वैल्यू 1.6 ले लो, सॉरी जी की वैल्यू 10 ले लो, और आर की वैल्यू 1.6, तो 16 आ जाएगा ये रूट में, 4 मीटर पर सेकंड आएगी। तो अब ये फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ए, ठीक है। तो टॉप पॉइंट, मिड पॉइंट और इस पर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब दूसरे टाइप के, ये तो एक पैटर्न का सवाल हो गया, अब दूसरे टाइप के पैटर्न पर पहुंचते हैं ना। चलो अगला सवाल। A car is moving with a speed 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Its speed increasing at the rate of 2 meter per second square. What is the resultant acceleration of the car? एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वृत्त पथ पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो कार का त्वरण होगा, यानी वही रिजल्टेंट परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण होगा, या नेट एसलेशन बोल दो, कुल या फिर परिणामी, ये पूछ रहा है, बताओ। हाँ वो इस क्वेश्चन में आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो मैंने बताया था लोअर पॉइंट पर निकालना चाहो वेलोसिटी, इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ नेट एसलेशन पूछ रहा है, रिजल्टेंट एसलेशन क्या होगा बताओ। ऑप्शन आपके पास है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.7, 1.8 एंड 9.8। बताओ। और न्यूमेरिकल देख के तुम लोग भागने लगते हो, ये हालत है तुम्हारी। पेपर को देख के कैसे भागोगे? फिर तो जीवन से भाग जाओगे ऐसे तो। ए ऑप्शन, अच्छा देखो, पहली खास बात क्या कि सवाल की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल है, आसान सवाल है।
बस अगर लैंग्वेज जिसको समझ में नहीं आई ये लाइन, तो फिर उसकी कहानी खत्म है, वो सवाल को नहीं कर पाएगा। देखो बेटा, कार मूव कर रही है रोड पर, और वो सर्कुलर रोड है, ये रहा रोड, ठीक है, और कार भाई साहब इसमें मूव कर रही है, और कार की जो स्पीड है ना, कितनी वेलोसिटी है उसकी, 30। देखिए, तो वेलोसिटी जो कार की सर्कल में मूव कर रही है उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस है बेटा इसकी 500 सर्कल की। अब स्पीड बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, नेट एसेलेरेशन निकलवा रहा है। प्यारे बच्चों, जो नेट एसेलेरेशन होता है ना, पता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर एसेलेरेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल स्पर्श त्वरण का स्क्वायर, ये नेट निकल के आता है, वही रिजल्टेंट। अब एक बात बताओ, ये जो आपको एसेलेरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता है कौन सा है, टेंजेंशियल है। क्यों पता है, क्योंकि टेंजेंशियल एसेलेरेशन आता कब है भाई, टेंजेंशियल एसेलेरेशन कब आता है, जब स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, त्वरण के परिमाण के बदलने की वजह से, सिर्फ मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होता है तो कौन सा एसेलेरेशन आता है, टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल हमेशा आता है, अगर कुछ चीज सर्कल पाथ में घूम रही है मतलब सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन लगेगा ही लगेगा 100%। ये मात्र एक ऐसा एसेलेरेशन है जो हमेशा उत्पन्न होता है, लेकिन टेंजेंशियल तभी उत्पन्न होता है, तभी प्रोड्यूस होता है जब स्पीड का यानी एसेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तभी। ये हमेशा उत्पन्न नहीं होता। तो वही उसने बोला कि जो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, परिमाण बढ़ रहा है, परिमाण के बढ़ने की वजह से जो एसेलेरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टेंजेंशियल है, ठीक है, ये। अब वही, अब एसी हमें निकालना है, एटी तो मेरे पास है, दो का स्क्वायर 4 कर दूंगा। अब एसी निकालना है, तो एसी का फॉर्मूला सिंपल सा, देखो एसी कहां लगेगा, जो सेंटर की तरफ लगेगा, एसी। तो एसी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी बेटा कितना हो जाएगा, आई थिंक 30 इंटू 30, आर बेटा 500 है, खत्म कहानी, 9/5 आ गया। तो 1.8 आ गया, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसी आ गया, एटी आपके पास है, तो ए नेट निकालना है, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, 1.8 का स्क्वायर प्लस, यानी प्लस 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 कितना है, 2 का स्क्वायर, बस। लगभग 1.8 का मतलब 2 मान लू इसको, लगभग समथिंग समथिंग, तो लगभग 8, तो 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.7, 2 तो नहीं आएगा, 2.7, क्योंकि 2 से ज्यादा आएगा और 3 से कम। अगर इस रूट को सॉल्व करोगे तो देखो 2 दूनी 4, इसको भी 2 के आसपास मान लेते हैं, लगभग 8, तो वही 2 से ज्यादा आ गया है ना रूट, तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, क्योंकि 9 नहीं बन रहा ना पूरा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और यही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बी, 2.7 नियरली। बोलो हाँ के ना, समझ रहे हो ना कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत, 2.7, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद 1 मिनट, अगला सवाल करो। A 1 kg stone at the end of 1 meter long string is held in a vertical circle at the constant speed of the 4 meter per second. The tension in the string is 6 Newton when the stone is at this top of the circle, bottom of the circle, halfway down, none of the above. 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में अचर चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, ठीक है। डोरी में तनाव 6 न्यूटन है, तो जबकि पत्थर होगा, बताओ, वही पूछ रहा है, डोरी है हमारे पास, डोरी की आपको लंबाई दे रखी है उसने 1 मीटर, मास दे रखा है उससे जो लटका हुआ है, पत्थर लटका हुआ है डोरी से, और उसको घुमा रहा है ऐसे करके। तो पूछ रहा है कि आपसे उस रस्सी के अंदर जो टेंशन है ना वो 6 न्यूटन है, और उस पत्थर को हम जो घुमा रहे हैं ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, बताओ। अगर टेंशन उसमें 6 न्यूटन है तो पूछ रहा है कि बताइए पत्थर कहां होगा, सर्कल के ऊपर टॉप पॉइंट पर, बॉटम पर, या मिड में, ये है सवाल। करते हैं इसको, देखो समझो, ये मान लेते हैं सर्कल वही, और ये मान लेते हैं ये रही रस्सी, ये रही रस्सी,
ठीक है। और एक मिनट, इसका सेंटर है और यहां से ये रस्सी, और ये रहा वो पत्थर जो लटका हुआ है, जिसका मास 1 kg दे रखा है, और इस रस्सी की जो लंबाई है ना वो 1 मीटर है, और इसका ही सेंटर है। ठीक है, मान लो, और रस्सी में जो टेंशन है ना वो कितना है पता है? टेंशन तो बॉडी मतलब उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो टेंशन कितना है? 6 न्यूटन है, ये हमें दे रखा है। मान लो ये जो रस्सी है ना वो अभी यहां से यहां पहुंच गई, मान लेते हैं यहाँ पे, देख रहे हो? तो उसने जो एंगल बनाया है ना ये वाला, मान लेते हैं वो थीटा बनाया है। कितना बनाया है? थीटा। अब आप एक बात बताओ, अगर ये पत्थर यहां पहुंच गया, यहां, समझ रहे हो? तो इस पर अगर इसका मास 1 kg है तो mg तो बेटा कहां लगेगा? इस पर नीचे ही लगेगा। कितना लगेगा? 10 न्यूटन। m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10। अब ये बताओ, अब इसमें जो टेंशन लगेगा वो तो इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, टी। इधर अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये रस्सी को मैं ऐसे देखूं तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि ये भी देखो एकदम नीचे लग रहा है, और ये, तो ये वाला जो एंगल होगा जितना, उतना ही एंगल ये थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा? 10 cos थीटा, और ये वाला कितना बन जाएगा? 10 sin थीटा। बोलो हाँ के ना? क्लियर है? तो 10 cos थीटा, 10 sin थीटा। अब आप कुछ नहीं करना, अब आप एक काम कर दो, थीटा निकाल दो बस। अगर थीटा आपका 0 आ जाए तो समझ जाओ टॉप पॉइंट बॉटम पर है, थीटा 180 आ जाए समझ जाओ किस पर है? अपर पॉइंट पर है। तो यहां से हमें पता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला आसान होता है, एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट आपको निकालना है, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है, और टेंशन में से 10 cos थीटा को माइनस कर दो, टेंशन में से 10 cos थीटा को माइनस कर दो, बराबर एम ए। अब ए का मतलब क्या है? यहां पर एसलेशन, और कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उसकी वजह से कौन सा एसलेशन आता है? सेंट्रीपिटल एसलेशन। और उसका फॉर्मूला क्या है अभिकेंद्र त्वरण का? v²/r। तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप v²/r करके, और v की वैल्यू कितनी थी इसमें? एक मिनट, 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 चौक 16 है, और r कितना था आपका? एक मिनट, मतलब 1 मीटर की है ना, तो 1 मीटर है, तो मतलब ये r हो गया ना आपके लिए, 1 हो गया, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसलेशन आ गया। और m आपको 1 दे रखा था, 1 × 16 16 हो जाएगा, और t की वैल्यू 6 है, बस सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 10 cos थीटा बराबर 16। इधर जाओगे तो -10 cos थीटा बराबर कितना बचेगा? 10। अब देखो cos थीटा की वैल्यू -1 आएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 180। और थीटा 180 का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या थीटा 180 का मतलब समझो। ये थीटा 180 कब होगा? जब ये रस्सी कहाँ होगी? टॉप पॉइंट पर। ये है कहानी, यानी यहां आपका ये पत्थर रहेगा, ये इस केस में थीटा 180 रहेगा, सोच रहे हो? ये वाला एंगल आपका, अब यहां से ये एंगल बन गया थीटा, ये कितना रहेगा? 180 डिग्री। टॉप है, इसका मतलब टॉप पॉइंट पर की बात कर रहा है। बोलो हाँ के ना? टॉप पॉइंट ए। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर अ कर्व रोड। देखो मैक्सिमम सेफ स्पीड पे कई बार सवाल आए हैं, बस ये तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, म्यू आर जी पर सीधे सीधे। तो द मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 200 मीटर इज 36 किलोमीटर पर आवर। द रेडियस ऑफ द कर्व रोड इज ट्वाइस, रेडियस दुगना दे रखा है, ठीक है। देन मैक्सिमम सेफ स्पीड विल बी, देखो सर्कल है, सीधा सीधा देख लो, दो केस हैं यहां पर। केस 1 की कहानी क्या है कि मेरे भाई आपको रेडियस दे रखा है कितना? 200 मीटर, और तो सेफ स्पीड आपको दे रखी है तो कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेडियस अगर इसकी दुगना कर दिया जाए, पहले का क्या कर दिया जाए? पहले का डबल कर दिया जाए, मतलब 400 कर दिया जाए पहले का, मतलब डबल पहले का। तब पूछ रहा है कि बताइए अब सेफ स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके किलोमीटर पर आवर में ही है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत है क्या? देख लेते हैं। हाँ ये मीटर में दे रखा है आर, ठीक, कोई बात नहीं।
एक काम करते हैं, सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, रूट म्यू आर जी। म्यू और जी तो कांस्टेंट होता है, म्यू तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है, तो म्यू वी सेफ स्पीड जो है वो रूट आर पर डिपेंड करेगा। पहले आर कितनी थी, 200 थी, अब 400 होगी, मतलब ये डबल हो गई। अगर ये डबल हो जाएगी तो बताओ ये कितना हो जाएगा, अगर ये डबल हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा ना, हाफ रूट में है। अगर ये 400 हो गया तो ये 200 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, एक मिनट, आधा हो जाएगा, पहले की स्पीड कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो कितनी थी पहले, 36, तो 18 हो जानी चाहिए, 18। बोलो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई समस्या? क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कैलकुलेशन करना है, सिम बात तो वही है ना, सिर्फ भाई वहीं से पता लग रहा है ना कि अगर रेडियस, भाई रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, अगर रेडियस डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा ना। इसमें क्या सोचना है इतना, अभी भी आंसर लोग आप लोग गलत दे रहे हैं। आर पे डिपेंड कर रहा है, अगर आर को डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके, एक मिनट। तो वी सेफ कितना है, पहले कितना दे रखा है, 36। रिलेशन, बात तो वही हुई, रिलेशन लगा के देख लो। पहले वाला केस v1/v2 r1/r2 रूट में, यही केस चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं। v1 कितना है, 36, v2 निकालना है, r1 कितना है पहले, 200/400, यही ना, 1/√2, तो 36√2 आएगा, यार मैं गलत कर गया, 36√2 आएगा किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करना है, 36√2 किलोमीटर पर आवर आएगा। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेशन करोगे तो 36√2 किलोमीटर पर आवर आएगा, गलत हो गया तो इसको सही कर लो, एक मिनट। को v म्यू आर जी और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर, है ना, तो v1/v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट r1/r2। तो v1 आपको 36 दे रखा है, v2 आपको निकालना है, r1 आपको 200 दे रखा है, ये 400 दे रखा है, डबल हो जाएगा ना, ये 1/2 आ जाएगा, तो v2 आपका 36√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बेटा ए नहीं आएगा ना, बी आएगा, सी सही होगा। क्लियर? बोलो भाई। रूट था ना आर पर, हम ये गलती कर गए ना, हम क्या गलती करें ना, आर पर रूट था, फिर √2 होता। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक ठीक। चलो आगे बढ़े। देखो हर टाइप के क्वेश्चन सेफ स्पीड पर हम कर रहे हैं, सेफ स्पीड के बाद हमने टेंशन वाले क्वेश्चंस कर लिए वर्टिकल पर, 3 टाइप के क्वेश्चंस अब तक हम लगा चुके हैं, 2 टाइप के। अब देखो ये अगला सवाल, A cyclist riding at a speed of 24 किलोमीटर प्रति घंटा takes a turn round a circular road of 15 मीटर radius. What his inclination to the vertical? एक वृत्त मोड़ पर जिसकी त्रिज्या 15 मीटर है, एक साइकिल सवार 24 किलोमीटर प्रति की चाल से मोड़ ले रहा है, ठीक है, तो कितने कोण पर उसे झुक जाना चाहिए वर्टिकल से? इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, tan थीटा बराबर v²/r(g), ठीक है, हमें पढ़ सीधा सीधा इंक्लिनेशन tan थीटा बराबर v²/r(g), थीटा बराबर tan इनवर्स v²/r(g), तो v की वैल्यू देख लो कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा 24 × 24 हो जाएगा। आर देख लो कितना है, 15, ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 है, ये रही 9.8 मान के चल रहा है वो। एक काम करो आप 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नियरली आ जाएगा भाई। तो 3×5 = 15, 3×8 = 24,
ठीक है, और 2 चक 8, 2 पंजे 10, 24 चक 96, 55 25। एक मिनट, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है और रेडियस में मीटर में दे रखी है, समझ रहे हो? चेंज करना है इसको। चलो देखो, अरे भाई तुम लोग बातचीत मत करो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो। देखता हूं सॉल्व करके कितना आंसर आता है, 1 मिनट रुको, चेक करते हैं। एक भी आंसर नहीं आता तुम लोगों का। टेन थीटा बराबर v² / rg। 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। अब एक काम करो, आर की वैल्यू में 15 दे रखी है, ठीक है, मीटर। जी की वैल्यू हम 10 मान लेंगे, 9.8 भी मान सकते हो, बट नियरली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वी की वैल्यू 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 24 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड के लिए, तो 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18 और 8 × 6 = 48। काम करते हैं, रुको। पाँच, 1 मिनट 1 मिनट, 10 दूनी 20, 0.10 आना चाहिए, 0.10। कैलकुलेशन ही तो सीधा सीधा गुणा और डिवाइड करना है, 0.10 वही आएगा। कितना आंसर आ रहा है? ए आना चाहिए, सी तो नहीं आएगा, 0.30 नहीं आएगा। कैलकुलेशन गलत कर रहे हो फिर तुम लोग। हाँ वही 0.1620, 9.8 रख के देखो, एग्जैक्ट 0.10 आएगा, 9.8 रखोगे तो। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। एक बार मैं कर लेता हूँ, रुको। R15 इंटू जी की वैल्यू 10, कर दो सॉल्व डायरेक्ट, मतलब मैंने मीटर में बदल लिया ना, अब तो कर लोगे। देखो काम करते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 5 से 5 की कहानी खत्म, ठीक है। 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, ठीक है, और 2 चक 8, 2 पंजे 10, वही 24 बट्टे, 1 मिनट 4 5 6 30, एक मिनट दोबारा करते हैं कैलकुलेशन। 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 है ना, और 2 चक 8, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 से 5 की कहानी खत्म, तो 24 गुणा 4 बटे 5 गुणा 18 ये आ जाएगा। 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18 और 2 चक 8, 2 × 3 = 6, 4 चक 16 बट्टे 5 × 15 ये आएगा निकल के हमारा v², ठीक है। तो 16/15 अपॉन आर की, मतलब पूरा वैल्यू इतना निकल के आएगा। अब देख लो, डिवाइड कर दो, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ऐसे तो, 9 पॉइंट, हाँ सही है। अगर आप इस वैल्यू को 9.8 रखोगे तो समथिंग वही 0.10 आएगा, सही है।
हमने 10 रखा है ना, तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आप इस वैल्यू को 9.8 रखोगे ना, तो तब ये वैल्यू 0.10 ही आएगी, नियरली, मतलब उसके आसपास। 9.8 रख के देख लो एक बार, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, बाकी का फॉर्मूला वही लगेगा निकलेशन का। एक बार फिर भी एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना इसकी, है ना। इसके बाद एक सवाल ये है कि टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg मूविंग इन अ कंसेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड स्मॉल r, कैपिटल R एंड स्मॉल r, such that their periods are the same, then the ratio between their centripetal acceleration। देखो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, एक की रेडियस है कैपिटल R और एक की रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। तो मान लेते हैं जो पहला वाला है उसकी रेडियस कैपिटल R है, वो दे रखा है, और दूसरे वाले की स्मॉल r है, ठीक है। और पहली बॉडी है और उसका मास 10 kg है, दूसरी का 5 kg, है ना। पहली वाली इसमें मूव कर रही है 10 kg वाली, और देन 5 kg वाली दूसरे वाले मूव कर रही है, ठीक है। पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, और इनके बीच में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है। अब देखो हम जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो v² होता है, ठीक है, ठीक। अब v बराबर r ओमेगा, r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो AC बराबर r ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब A1 अपॉन A2, तो ऑप्शन ए आ जाएगा सीधा सीधा रिलेशन से, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। बताओ ए की बी कि सी? बताओ अनुराग, एक बार उसकी देख लेना, एक बार चेक करेंगे लास्ट में सबसे, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो भाई, सीधे सीधे कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ नहीं है। लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो A1 अपॉन A2 निकालेगा, पहला सर्कल R अपॉन स्मॉल r, यही तो आएगा निकल के। चलो अगला सवाल, ये देखो, ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, no work is done by the force since there is no displacement, there is no net force, force and displacement are perpendicular to each other, the force is always away from the center। मतलब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, अब बोल रहा है कि वर्क नहीं किया जा रहा है, मतलब वर्क जीरो है, तब केस में आपके चार ऑप्शन में कौन सा होगा? कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो नेट फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, क्या होगा? ये पूछ रहा है चार ऑप्शन में। मास आपको इस सवाल में कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। अभी जो कराया मैंने मास, उसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मास का कोई रोल नहीं था उस सवाल में। चलो देख लो, सर्कल में मूव कर रही है बॉडी। अब देखो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इसमें जल्दबाजी मत करो सवाल में। बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और वर्क जीरो, इसका मतलब जान रहे हो क्या है? देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस, और एफ एस क्या होता है? डॉट मतलब कॉस थीटा। वर्क ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? अब आप जानते हैं थीटा को अगर 90 में कर दूं, थीटा को मैं 90 कर दूंगा तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वर्क जीरो हो जाएगा। और थीटा 90 होने का मतलब क्या है? एफ और एस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप लोग आंसर दे रहे हैं ए।
क्यों भाई? इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो सेंटीपिटल फोर्सेस पर लग रहा है एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देख सकते हैं कंडीशन आपके पास है, इसलिए ये ऑप्शन सी सही बनेगा। ये तो कभी नहीं आएगा, बताओ। सी ऑप्शन होगा। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट। Find the maximum velocity of a skidding for car move on a circular track of radius 100 meter. The coefficient of friction between the road and टायर। ठीक है, इसमें गायब है डेटा। एक कार 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रही है यदि सड़क तथा टायर के बीच घर्षण गुणांक रोड एंड टायर इज 0.2 है ना। अब देखो यहां पर आपको सवाल में रेडियस जो है ये सर्कल है और इसकी जो रेडियस है आपको बेटा वो दे रखी है कितना, 100 मीटर, राइट। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.2 रोड और टायर के बीच में। तो फ्रिक्शन आपसे कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है जिससे कि आप स्किड करने से, फिसलने से बच जाएं। तो सेफ स्पीड भाई वो म्यू आर जी होती है। अब बस फॉर्मूला बेस्ड है यार, कुछ नहीं है इसमें। आर की वैल्यू 100 है, जी की वैल्यू 10 ले लो, सॉल्व कर लो। ये 1000 हो जाएगा, 2200 आ जाएगा रूट में। अब देखो 11 11 यानी 14 14 15 15 225, 14 से 15 14 पॉइंट समथिंग होगा, 14 पॉइंट समथिंग, देख लो वही नियरली 14, डी ऑप्शन हो जाएगा। रूट में से जब हटाओगे तो इसको 15 15 225, 14 14 196, तो वही 14 पॉइंट समथिंग, तो नियरली 14 मीटर पर सेकंड। जब जी की वैल्यू को आप 9.8 पुट करोगे, अगर इस वैल्यू को आप 9.8 पुट करोगे तो फिर ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट 14 मीटर पर सेकंड ही बनाएगी। ठीक है, 196 बन जाएगा ना सीधा सीधा, ये 9.8 रखने पर रूट 196 बन जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल पहले कई बार पूछा है एयरफोर्स ने, आईसीजी ने। ए क्रीम गेट सेपरेट आउट ऑफ द मिल्क व्हेन इट इज टर्न इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल, सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल और फ्रिक्शनल फोर्स। दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होता है। जब आप दूध जो है जब दूध चलाते हैं आप तो उसमें से क्रीम बाहर निकलता है। वो कौन सा फोर्स है जो बाहर की तरफ लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल है, अपकेंद्रीय बल है ना। तो इसके जैसे, या फिर इसके और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल काम करता है। उसमें भी यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ कपड़े फेंकता है। जब आप माखन करते हैं तो भी यही होता है, बाहर की तरफ ये मतलब क्रीम को फेंकता है। प्रियांशु अपडेट दे दिया जाएगा आपको बहुत जल्दी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड एंड आवर एंड ऑफ अ वॉच इज। घड़ी के मिनट वाले कांटे तथा घंटे वाले कांटे की कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मिनट और आवर एंड की बात कर रहा है, मिनट और आवर एंड, बताओ। ये मान लेते हैं घंटे वाली है सुई और ये मिनट वाली है, ये बड़ी होगी। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। पूछ रहा है आपसे एंगुलर स्पीड मिनट की और आवर की। देखो समझो, अब देखो ओमेगा का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है, 2 पाई/टी। टी क्या है, वही अवधि, टाइम पीरियड। अगर मैं मिनट सुई की बात करूं, मिनट वाली सुई की, तो जो एक पूरा चक्कर है, ये पूरा एक कंप्लीट, देखो टी टाइम पीरियड है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल का मतलब आपको पता है। तो पूरा जो मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, आवर वाली। तो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर एक कंप्लीट 60 मिनट में लगा दे, पूरा एक कंप्लीट चक्कर पूरा।
60 मिनट में एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाती है। और 1 मिनट और, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर, भाई टाइम पीरियड है ना, तो पूरा 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है मिनट वाली सुई। और सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60, 60 में 60 होना, 60 हो जाएगा। ये तो आ गया मिनट वाला। और आवर वाला देखो 2π/t, तो आवर वाली जो है पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है, पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है, तो 2π/12। और मिनट में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई, घंटे में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। कोई दिक्कत दोनों बातों में? अब इन दोनों का जब डिवाइड करोगे, पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन होगी, अब दोनों को डिवाइड कर दो आप। तो यहां से देख लो, डिवाइड करोगे जब आप 2π से 2π की खत्म, और 60 से 60 से 60 खत्म, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12:1 आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, 12:1। ऑप्शन आएगा सी। ठीक है। अब यहां पर जो आईसीजी में भी सवाल पूछा गया है, कई बार बच्चा रटके रखता है, रटके मत रखना, कई बार सवाल को घुमा देता है, आवर को पहले डाल देता है और मिनट को बाद में डाल देता है, फिर क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, ऐसे करके पूछ लेता है। ठीक है। अब मिनट एंड की बात कर ली, आवर एंड की, मतलब सवाल में ट्विस्ट डालते रहता है, सेकंड और मतलब मिनट एंड की बात कर लेगा। ठीक है अनुराग, बताता हूं थोड़ी देर में। देखो यार, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। देखो, आप क्या तैयारी एग्जाम की, मुझे एक बात बताओ, सर जी न्यूमेरिकल एग्जाम में कितने आते हैं आज बता दीजिए। मुझे बात बताओ, क्या अगर मैं आपको ये बता दूं कि 4 न्यूमेरिकल आएंगे या 10 न्यूमेरिकल आएंगे, तुम्हारी तैयारी 5 दिन में बहुत अच्छी हो जाएगी? अरे भाई, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम्हारे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल अच्छे होने चाहिए। और बिना न्यूमेरिकल के कैसे चीजों को कवर करोगे, कैसे अच्छी 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 तरीके से चीजों को सीख पाओगे? बिना न्यूमेरिकल के खोपड़ी काम ही नहीं करेगी आपकी। क्या मैं अगर आपसे बोल दूं कि न्यूमेरिकल नहीं आते तो मतलब तुम बहुत अच्छे से कराओगे? देखो, हर साल का जो रेशियो था 6 से 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, इवन अब तो ज्यादा आने लगे हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं कराएं तो फिर क्या होगा? नुकसान है, फायदा थोड़ी ना है। फिर तो जनरल फिजिक्स पढ़ लो आप, जो ग्रुप डी में आती है, या फिर नॉर्मल एग्जाम जो जनरल एग्जाम होते हैं उनके अंदर आती है, वो पढ़ लो। फिर क्या कुछ हो जाए, कहानी खत्म है, बैठे रहना। फिर आप लोग, मैं लगातार कमेंट देखता हूँ, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने कंसेप्चुअल आते हैं। अरे भाई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना उस चीज से। न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ऐसा फिक्स तो है नहीं, उसका कोई ऑफिशियल डेटा तो रहता नहीं। कई बार जब पहले अग्निवीर से पहले एग्जाम होता था तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते थे भाई साहब, अच्छे खासे। जब से अग्निवीर हुआ है तो कम हुए हैं। फिर दोबारा से अब अग्निवीर में बढ़ा दिए इसका रेशियो, 12 भी दे देता है, 13 भी दे देता है, 14 भी दे देता है। अब इसने रेशियो बढ़ा दिया है। पहले कम देता था, 5-6, अब 12, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 18 न्यूमेरिकल डाल रहा है। अब बताना, अब अच्छी हो जाएगी तैयारी। आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते आप जितना न्यूमेरिकल से बच रहे हो, सोच लो आप अपना नुकसान कर रहे हो। सीधी बात है। मैं देखता हूँ न्यूमेरिकल चलता है सब भाग जाते हैं, और कंसेप्चुअल आसान सवाल चलते हैं तो फिर करने लग जाते हैं। कब तक भागोगे? ये तुम्हारा पीछे थोड़ी ना छोड़ा जाएगा। अगला सवाल कंसेप्चुअल सवाल है। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एन एक्सेलरेशन ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एन एक्सेलरेशन विद वेरीज विद टाइम। एक वस्तु नियत चाल से वृत्त पथ पर गति कर रही है, तो इसका वेग अचर होगा, त्वरण अचर होगा, त्वरण का परिमाण अचर होगा, त्वरण समय के साथ परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। बताओ क्या होगा आंसर? पहली बात तो कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी में मूव कर रही है, तो ये मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया पहली बात तो। अब हम जानते हैं बेटा, जो स्पीड है ना वो स्केलर है। बोलो हाँ के ना? और स्केलर है तो वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है ओनली। लेकिन जब वेलोसिटी डाल दिया तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो एक हिल खत्म। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, तो ये भी कहानी खत्म। ठीक है।
चलो, तो अब वही, तो ये भी नहीं होगा। एन एसिलेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अब तो समझ में आ गई, ये होगा एन एसिलेशन विच वेरीज विद टाइम, ये भी गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। हमें फिगर से ही बात, मतलब सवाल से ही समझ में आ रही है, ठीक है, तो सी सही होगा। अगला सवाल, अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ यूनिफॉर्म सर्कल डूइंग द मोशन इज इट्स, एक कण नियत कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, गति के दौरान एनर्जी इज कंजर्व, इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, मोमेंटम इज कंजर्व, इसका संवेग संरक्षित रहता है, एनर्जी एंड मोमेंटम आर द कंजर्व, इसकी ऊर्जा और संवेग दोनों ही नियत मतलब संरक्षित रहते हैं, नन ऑफ द अबव इज कंजर्व, इनमें से कोई कंजर्व नहीं रहता। देखो पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा के साथ इन अ यूनिफॉर्म सर्कल, मोशन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये पूछ रहा है। देखो यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है स्पीड कांस्टेंट होगी, और स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट यूनिफॉर्म सर्कल का मतलब है कि जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड हो, कांस्टेंट स्पीड हो, इसलिए मोमेंटम वाली तो कहानी होगी नहीं भाई, मोमेंटम कंजर्व थोड़ी ना होगा। कैसे कह दोगे मोमेंटम, सी कैसे बोल रहे हो तुम लोग, बताओ। ठीक है, तो अब मोमेंटम तो कंजर्व होगा नहीं, तो इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर मैं आपसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन पूछने लगूं तो बताओ क्या होगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे पूछने लगूं कि बताइए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, सिंपल। भाई एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, कोणित त्वरण मतलब अल्फा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन टी, ये तो कांस्टेंट दे रखा है तो ये तो जीरो हो जाएगा, अल्फा तो जीरो हो जाएगा। पूछो क्या कंफ्यूजन है। श्रीकांत भाई 50% का रेशियो रहता है, समझ गए, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैं सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं इसको, देखो ध्यान से समझना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो, समझ पाओगे। एक पार्टिकल है कांस्टेंट एंगुलर ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर। देखो बेटा हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सर्कल में हमेशा क्या होता है डायरेक्शन चेंज होगी, ऑलवेज डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, लेकिन ये वी की बात कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होगी, बट ओमेगा उसने कांस्टेंट दिया है। भाई एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है पहले ही समझना है, अब जरा दिमाग लगाओ, एंगुलर वेलोसिटी है क्या, भाई ओमेगा है क्या, थीटा एंगुलर भाई ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टी, यही तो है ना, यही है ना, तो ये आपको थीटा कांस्टेंट दे रखा है, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है, वी थोड़ी ना कांस्टेंट दे रखा है, ये तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, अगर आप समझ लो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगी ना, ओमेगा कांस्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कल के अंदर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन तो चेंज होती है, जब स्पीड कांस्टेंट है। अब आप बात आते हैं मोमेंटम पर, मोमेंटम तो यार वेक्टर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम थोड़ी ना तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है, उसने एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट थोड़ी ना दे रखा है, सिर्फ उसने बोला कि मोमेंटम इज कंजर्व, कैसे हो जाएगा कंजर्व, डायरेक्शन तो चेंज होगी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है एम बी, उसने एंगुलर मोमेंटम थोड़ी ना बोला तुमसे कोणीय संवेग, ठीक है। हाँ अगर इसमें एंगुलर मोमेंटम वर्ड दे देता, एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर मोमेंटम दे देता, तब बिल्कुल ऑप्शन सी सही होता, मोमेंटम भी कंजर्व रहता।
आप सिर्फ मोमेंटम बोला है, सवाल को समझो, आपसे सिर्फ क्या बोला है, मोमेंटम, और मोमेंटम माने संवेग, यानी P बराबर mb, और ये वेक्टर है, और वेक्टर तो डायरेक्शन का चक्कर है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये तो कंजर्व नहीं रहेगा ना। लेकिन हाँ, एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर मोमेंटम होता तब ये दोनों होते। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। जिस पॉइंट पर काइनेटिक बढ़ेगा वहां पोटेंशियल घटेगा, सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है बेटा। अभी कंसेप्ट क्लासेस नहीं चलती हैं, रात को 8 बजे साले नहीं प्रैक्टिस क्लास चलती है, ठीक है। क्लियर, समझ गया ना मेरी बात। ऑप्शन ए सही होगा इसका, सी क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया। चलो अगला देखो, अगला सवाल, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, यानी इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंज एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन बोल दो, तो रिमेन्स कांस्टेंट या फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये पूछ रहा है, बताओ क्या आंसर होगा। यदि एक कण वृत्तपथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि समान समय में समान कोण बनाएगा, तो इसका वेग सदिश होगा, नियत रहता है, परमाणु बदल जाता है, बताओ। वेलोसिटी वेक्टर है, बताओ। मिक्स क्वेश्चन का बताऊंगा मैं उत्तम, रुक जाओ थोड़ी देर, बताओ। चलो हाँ भाई, चेंज इन डायरेक्शन कर लो, मैंने लिखा तो था। सिंपल है यार, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन जिसमें चेंज हो रहा हो और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, सिंपल। वेलोसिटी वेक्टर लगा हुआ है, देखो पढ़ो उस सेंटेंस को, वेलोसिटी वेक्टर, इस लाइन को पढ़ो। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात, डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, ये है कहानी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर, सी ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक क्वेश्चन है, अच्छे सवाल है। एक सवाल देखो ये, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी वही ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। लेकिन मेरा इस सवाल को लाने के पीछे दूसरा उद्देश्य है। ऑप्शन तो इस सवाल से आपको मिल जाएगा, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर होता है, आसान सवाल है। लेकिन मैं आपको एक सवाल देता हूं और सवाल को लाने का एक उद्देश्य है। सवाल लिखता हूं, एयरफोर्स का पूछा गया सवाल था कि विच रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेशन इज करेक्ट। ऑप्शन था कि ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, दूसरा ऑप्शन था ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, सी ऑप्शन है कि ओमेगा बराबर पी बराबर आर ओमेगा, डी ऑप्शन है कि वी वेक्टर बराबर आर ओमेगा वेक्टर, और एक मैं अपनी तरफ से ऑप्शन ऐड कर देता हूं, ई बोथ ए एंड सी, ऐसे दे देता हूं मैं। चार ही ऑप्शन आते हैं, तेरा मत बोलना, मुझे पता है बात, पर ऐसे ही अपनी तरफ से दे दिया हूं कि ताकि सवाल आपका स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाए। अब इस सवाल में आंसर बताना कौन सा होगा, बताओ जल्दी बताओ। ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, वी वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, या फिर ओमेगा बराबर वी वेक्टर बराबर आर इंटू ओमेगा वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ई है बोथ ए एंड सी। क्या आंसर होगा,
देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो फॉर्मूला है ना ये हमेशा नहीं लगता, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, ये फॉर्मूला और ये हमेशा अप्लाई होता है। सर्कल के केस में क्या है, ओमेगा और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ओमेगा और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, ठीक है। ये इसलिए ये हमेशा सही होता है, ए एंड सी, तो इसको कर लेना। प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, बी और सी दोनों सही है बेटा, ए और सी नहीं, मतलब मैं गलत लग गया हूं शायद, बोथ बी एंड सी होगा, इसलिए ई आंसर हो जाएगा इसका, है ना, बोथ बी एंड सी, ए एंड सी नहीं, बी एंड सी। चलो ठीक है, सही कर लेना बी एंड सी, ये सवाल है। बाकी के एक काम करते हैं, छोटा सा सवाल ये आप कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ये एक सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, आसान, एम बी स्क्वायर अपॉन आर लगा दोगे आप। और एक सवाल ये है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इट हैज कांस्टेंट, वही आप देख सकते हैं, बताओ क्या आंसर होगा, ये भी आसान है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल रहे हैं क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल का मतलब वही यूनिफॉर्म सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, अब देखो कांस्टेंट स्पीड है मतलब, और कांस्टेंट पूछ रहा है क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर है तो नहीं होगा, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड, स्पीड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी आपको कौन सी दिख रही है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। बोलो हाँ के ना। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस और डाले हैं मैंने आपके लिए, ये क्वेश्चंस आपको भी मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मैं बता चुका हूं आपको कहां मिलेगी। तो ये हमारे सर्कल के क्वेश्चंस हो गए। अब सर्कल में ना आपको इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है नहीं, कल हम एक नए चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस लगाएंगे कल, किसके, फ्रिक्शन के, ठीक है। तो बेटा कल हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ाई करते रहो, और एयरफोर्स का पेपर नजदीक है, ठीक है। तो आपको 13 अक्टूबर को पेपर है, अब आप वक्त बिगाड़ना चाहते हैं तो आपके हाथ में, बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके हाथ में। मैं लगातार 8 बजे क्लास लूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास चलती रहेगी। हाँ अनुराग मिश्रा, और दूसरी बात यह है ना कि 5-6 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, आपको, आप जो तो खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मान लो मैं यहाँ क्वेश्चन करा के चला जाऊं, तो आपको खुद भी तो ये भेजा भी तो लगाना है ना, वो कैसे लगेगा, उसके लिए भी तो आपको काम क्वेश्चंस लगाने होंगे ना, वो मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। क्या आप चाहते हैं मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाए, ये बताओ, मिक्स प्रैक्टिस चाहते हैं आप लोग, हाँ ना, जल्दी से बताओ, क्या आप लोग मिक्स प्रैक्टिस चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो वो स्टार्ट हो जाएगी फिर। चलो तो ठीक है, फिर पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, चलो फिर मेरे भाई, ठीक है, ठीक। तो बाकी का आप कल मिलते हैं शाम को 8 बजे, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, फ्रिक्शन के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।